सिद्धू मूसेवाला की हत्या को कौन भुला सकता है? सबसे अधिक ड्रग्स का मेनेंस अगर कहीं पर है, और आए किस आधार पर थे पंजाब में कि हम नशा मुक्त पंजाब करेंगे, उड़ता पंजाब हम खत्म करेंगे। और पंजाब में आज सबसे अधिक अगर ड्रग्स के मामले कहीं पर सबसे अधिक रैकेट चल रहे हैं तो वो पंजाब है। और अब ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो सब ठीक कर दिया है, इनकी स्थिति ये है। अरे भाई जरा सोच समझ कर कुछ कहा करिए। दिल्ली में आप बातें करते हैं, दिल्ली की आपकी ये दशा है कि लोग जो हैं सीवर में घुस गिर कर मर जा रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। सीवर में जो मृत्यु हो रही है, बिजली का खुला तार पड़ा हुआ है आपके कारण, उसमें लोग उसके चपेट में आकर लोग मर जा रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। शहजाद खान, ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी, पॉलिटिक्स साइड करते हैं एक सेकंड के लिए। शहजाद खान आप बताइए, और क्या मुंबई में ये इस तरह का भाव है जो अभी मैं ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हैं ये ना टारगेट सिर्फ खान और अहमद ऐसे लोगों को, ऐसा है क्या? मतलब ये क्या परसेप्शन है? वो कह रहे हैं कि पहले सलमान खान को धमकी, फिर बाबा सिद्दीकी पर हमला, उनकी हत्या, अब सैफ अली खान के घर पर हमला, उन पर चाकुओं से हमला। तो ये कोइंसिडेंस है? नाम में क्या रखा है? ऐसा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। बताइए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम सैफ अली खान साहब की बात करें, नेताओं लोग जो है वो उनका धर्म है, काम है पॉलिटिक्स करना। इस वक्त हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही सीरियस मामला है और हमारी महाराष्ट्र की, मुंबई की पुलिस बहुत काबिल पुलिस है और वो पूरी कोशिश दिल और जान से लगी है पता करने के लिए कि कल्प्रिट कौन है। और आप लोग ने जो फुटेज दिखाया है उससे साफ साफ लगता है ये कोई ऐसा शख्स है जो उस बिल्डिंग को जानता है। जैसे हमारे वहाँ जो डिलीवरी करने आते हैं लोग, उस किस्म के लड़का लग रहा है वो। और लालच जो होती है वो हर इंसान में छुपी होती है। तो हो सकता है उसको लगा हो कि कोई आसान रास्ता उसने ढूंढ लिया हो, कि सोचा होगा भाई फिल्म वाले हैं, बहुत पैसा होगा। क्योंकि जैसी जैसी कहानी हम दिन भर सुन रहे थे कि उसने वो जो उनकी काम वाली थी उसको रैंसम पे रख लिया, 1 करोड़ मांगा उसने, जो कुछ उसने किया है। फिर उनको अगर सैफ अली खान बीच में नहीं, मतलब आज वो फिल्म हीरो नहीं, पर्दे की हीरो नहीं, उन्होंने असली हीरोइज्म दिखाई अपने बच्चों की जान बचाने और एक गवर्नर से, काम वाली की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी। तो इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है? इस बात को देखना चाहिए हमें, रादर देन हम ये हिंदू मुसलमान हिंदू। देखिए, हम हिंदू मुसलमान एक ही है। हमारे में भी लाल कलर का खून है और आप लोग में भी लाल कलर का खून है। तो ये सब चीजों को बिल्कुल हटा के उनको समझने की जरूरत है। ये सब बिल्कुल ठीक बात सर, ये कम्युनल एंगल की वजह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। चीजें हमें जो सॉल्व करना चाहिए, जो हमें देखना चाहिए, हाँ। हमें वो उस पे ध्यान देना। वैसे आपको बता देता हूं, सैफ अली खान के घर में चोरी करने वाले व्यक्ति को लेकर जो बयान दर्ज किए गए ना, मेरे पास एफआईआर के मुताबिक जो उसमें लिखा गया है, उसमें हाउसमेड ने बताया कि बाथरूम के पास अचानक कोई परछाई नजर आई। उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होगी, लेकिन बाद में शक हुआ। आगे गई, अचानक एक 35 से 40, ये एफआईआर में लिखा गया, 35 से 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति ने महिला के ऊपर हमला कर दिया, धारदार हथियार दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहा। इसी बीच दूसरी मेड आ गई। आप आरोपी से पूछा गया, ये सब एफआईआर में है, कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा 1 करोड़ रुपए। इसी दौरान सैफ अली खान 12वें फ्लोर पर रहते, वो भी नीचे आ गए। फिर सैफ अली खान से हाथापाई हुई। सैफ को शरीर में अलग अलग हिस्सों पर 6 जगहों पर चोट लगी। डॉक्टर्स, अच्छा ये पूरी एफआईआर के मुताबिक जो उसमें लिखा गया है, जिसमें एक नुकीला हथियार टूटकर सैफ के शरीर में अटक गया। आरोपी को उन लोगों ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, जिसका भी जिक्र शहजाद जी भी कर रहे थे। जब सैफ को ज्यादा चोट लगी, तब मेड और फैमिली के बाकी स्टाफ मेंबर्स ने इब्राहिम को बुलाया। अच्छा, ऑटो में अस्पताल गए, ये एफआईआर में लिखा गया है साहब कि इब्राहिम और सारा अली खान भी 8वीं मंजिल पर ही रहते हैं। वो ऊपर आए और सैफ अली खान को लेकर ऑटो में अस्पताल गए हैं। अच्छा, गाड़ी क्योंकि उस वक्त परिवार में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था और ऑटोमेटिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन फिलहाल किसी को चलाना नहीं आता था, इसलिए आनन फानन में सैफ अली खान को लोग लीलावती अस्पताल ऑटो में लेकर पहुंचे। अनुराग जी, इसलिए मेरा सवाल है, ये एक चोरी की घटना, रात के अंधेरे में कोई चोर आया और फिर उसके साथ स्कफल हुआ, पीठ में जो है छुरा घोंप दिया, छुरा या कोई नुकीली चीज। बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है दिल्ली चुनावों में, ये कहना कि केंद्र की सरकार असफल है,
इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बार बार पलटकर फिर यही सवाल आएगा, क्योंकि ये लोग कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये तो देश सबका है साहब। अनुराग जी। नहीं, देखिए, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप एक घटना को देखेंगे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसमें क्या निकलता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा मूल सवाल है, हम तो ये कह रहे हैं कि अपराधियों के हौसले इतने हो कैसे गए कि सिक्योर्ड जगहों पे भी आप निश्चिंत होकर घुस जाते हैं, किसी की परवाह नहीं है, किसी का डर नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकारों का, इनकी जो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनकी जो केंद्र सरकार है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है, वो अपराधियों को संरक्षण देती हुई नजर आती है, वो गैंग्स को सरपरस्ती देती हुई नजर आती है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देती नजर आती है। अगर आज अमित शाह जी खुली छूट दे दें पुलिस को तो आज शाम तक दिल्ली के सारे गैंग्स का सफाया हो जाएगा। लेकिन अमित शाह जी खुली छूट देंगे नहीं, क्योंकि अमित शाह जी की सरपरस्ती है, उन गैंग्स को बचाए रखना है। व्यापारी लूटे तो लूटे, फिरौती हो तो हो। रोजाना दिल्ली में, मुंबई में 40-40, 50-50 गाड़ियां एक एक थाने में चोरी हो रही हैं। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है? क्या इसको बढ़ावा नहीं दे रही है सरकार? इन्हीं सारी वजहों की वजह से किसी भी अपराधी के इतने हौसले बढ़ जाते हैं अमन जी कि वो किसी के भी घर में घुस जाता है। अनुराग जी, जो आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमित शाह ने रोका हुआ है, अमित शाह नहीं होने दे रहे, आपके पास कोई प्रूफ है? या ये हिट एंड रन वाली चीज तो नहीं होगी कि आरोप लगाया? आपके पास कोई प्रूफ है इस तरह का कि अमित शाह ने रोका हुआ है पुलिस को कि गैंग्स पर एक्शन नहीं लेना? भाई, आप मुझे बता दीजिए कि रोजाना सैकड़ों व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती हो, रोजाना सेम पैटर्न पे पूरे दिल्ली में, मुंबई में, सिटीज में गाड़ियां चोरी हो रही हो, पुलिस बार बार उन अपराधियों को पकड़े, बार बार वो छूट जाएं, और पता है कि कौन फिरौती मांग रहा है, पता है कहां से गैंग ऑपरेट हो रहा है। अच्छा। गुजरात की जेल में बैठ के एक अपराधी दिल्ली में सारे गैंग्स ऑपरेट कर रहा है, फिरौती मंगवा रहा है, बार बार उसका नाम आ रहा है। खुलेआम गैंग्स जो हैं सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं कि हमने किया, उसके बाद भी अगर ये चल रहा है तो बताइए मैं कैसे मान लूं कि उसमें अमित शाह जी का इशारा नहीं है ऊपर से कि होने दिया जाए कि नहीं होने दिया जाए? बताइए आप मुझे, कैसे मान लिया जाए इस बात को? इनकी बात हो गई है, बीच में बोलेंगे नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, नहीं बोलेंगे, बीच में चिचियाएंगे नहीं, नहीं बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताकर जेल में जो है रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने का काम, जेल में जो है एक दूसरे अभियुक्त से वसूली करने का काम आम आदमी पार्टी करती है। तो जो जेल में वसूली करती हो, जो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताती हो, जो क्रिमिनल्स को जो है संरक्षण देती हो, नरेश बालियान जैसे विधायक जिनके वसूली के रैकेट में गिरफ्तार होते हो, जिनके कार्यकाल में, जिनके जो है प्रशासन के तहत पुलिस थाने में घुसकर तलवारों से कत्ले आम कर दिया जाता हो, जिनके यहाँ सुरक्षा में रहने पर पंजाब में एक शिवसेना के नेता को सुरक्षा की मौजूदगी में उसकी हत्या कर दी जाती हो, ये सब इनका मानना है कि भगवंत सिंह मान ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब के गुंडों को, पंजाब के आतंकवादियों को, जो खालिस्तान पर जिनसे चंदा भी इन्होंने लिया है, और ये मेरा आरोप नहीं है, कुमार विश्वास जो श्रीमान अरविंद केजरीवाल के साथी थे, उन्होंने कहा है कि बाकायदा इनको खालिस्तानियों से चंदा मिलता रहा है। अपराधी से चंदा ये लें, अलगाववादी से चंदा ए लें, शराब वालों से वसूली ए करें, इनके विधायक वसूली करें। तो जो अराजक अपराधी है, अपराधी को हर कोई अपराधी लगता है मित्र, किसी की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में किसी भी जेल से बैठकर वसूली कर ले। जो वसूली करेगा उसको कैसे सुधारना, ये हमारी सरकार भली भांति जानती है। बताइए अनुराग, जेल में बैठकर रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने का काम आप ही की सरकार, आप ही के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करते रहे। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड बोलिए अनुराग बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। अब मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दिल्ली में और देश में लोग देख रहे होंगे, उनको पता लग रहा होगा कि किस कदर बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। भाऊ गैंग से लेके और जितने भी गैंग दिल्ली के अंदर रोजाना घटनाएं कर रहे हैं, और ये मुंह पे चुप लगा के बैठे हैं। इनके हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रेप के केस में अभी एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर। इनके मध्य प्रदेश के नेता रेप के केस में गिरफ्तार हुए हैं अभी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड खुद का ऐसा है, दंगे में इनके लोग होते हैं, रेप करने में इनके लोग शामिल होते हैं, इनके नेता शामिल होते हैं। अरे इनके तो अध्यक्ष भी कैश गिनते पकड़े गए थे स्टिंग ऑपरेशन में। इनसे बड़े तो अपराधी कोई हो ही नहीं सकते। फिर वो आप 10 नाम गिनाएंगे, 10 नाम गिनाएंगे, फायदा नहीं है। मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। नहीं, दिल्ली चुनावों में संभवतः उसको बनाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के अंडर आता है, इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका जरूर कर पाए।
मिलता है। अच्छा, एक कमेंट, आप शहजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, एक कमेंट आपका सर। बोलिए शहजाद जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे मैं ये कहना चाह रहा था जी। कि ये आपस में जो हमारे नेतागण, जो पैनलिस्ट जो है, जो आपस में एक दूसरे पे जो वो आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। बहुत दुख होता है सुनकर, देखकर कि एक दूसरे पे उन लोग तोहमतें लगा रहे हैं कि आपने ऐसा किया, आपने, अरे भाई, चुनाव है जो सर। बीत गया उसको भूल जाइए। और अमित शाह जी इस वक्त बहुत बड़े पद पे हमारे होम मिनिस्टर है, तो ऐसे विदाउट, आपने बहुत अच्छी बात कही अमन जी, कि विदाउट प्रूफ उनके ऊपर कोई भी तोहमत लगाना, ठीक है, चलिए। आपको ये समझना चाहिए सर कि ग्लोबली, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ग्लोबली हमारे देश की क्या क्या एक इमेज जा रही है लोगों को। ग्लोबली हमारे देश की क्या इमेज जा रही है। आप लोग नेता लोग तो वोट्स के चक्कर में एक दूसरे पर मड स्लिंगिंग करते हैं, लेकिन ग्लोबली हम कहाँ जा रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो चलिए।